नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 पूरी कंप्लीट करा दूंगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा एक्सरसाइज 8.2 के। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आम जिंदगी वाले जो सभी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल तरीका। एक बताऊंगा मेंटॉस तरीका, यानी शॉर्ट तरीका, जिससे आपका 5 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा, तो मजा आएगा। एक बात और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं बेसिकली सॉल्व करके दिखाना। आंसर कितना आएगा। साइन 60, जब बीच में कोई साइन नहीं दे रखा होता, दो टेंजेंट्स के बीच में मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। तो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए, हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, यहाँ कोई साइन है, इसका मतलब इंटू का साइन है। कॉस 30 की कितनी होती है, कॉस 30 की भी √3/2 ही होती है। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि मैंने पहले नहीं बताई थी, मैं आपको अब बता देता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, जब भी a + b 90 होगा, क्या मैंने बोला, a + b जब भी 90 होगा, इसका कहने का मतलब क्या है, साइन a बराबर कॉस b होगा। साइन a बराबर कॉस b होगा, यानी कि जब साइन पे कोई एंगल दे रखा होगा, कॉस पे कोई डिग्री दे रखी होगी, मतलब अगर वो उनका ऐड करने पर 90 आता है, इसका मतलब ये होगा कि साइन में जितनी वैल्यू है उतनी ही कॉस की होगी। एग्जाम्पल के रूप में मैं लूँ तो साइन 60 ले लेता हूँ और बराबर कॉस 30 ले लेता हूँ। आप अब चेक कर सकते हो, ये 60 और 30 को ऐड करने पे कितना आता है, 90 आता है, यानी कि a + b बराबर 90। अगर ऐसा होता है तो साइन 60 की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू कॉस 30 की होती है। इसी तरह से साइन 45 बराबर कॉस 45 होता है। क्यों, 45 90 बन जाता है। और ये सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होता है, ये तभी अप्लाई हो सकता है जब साइन हो, कॉस हो, और साइन की एक जो एंगल है और कॉस का एक एंगल है, उनका ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिस बच्चों को साइन 60 की याद है, उसको कॉस 30 की याद करने की जरूरत नहीं है, वो कॉस 30 की भी उतनी ही होती है। ठीक है, इसलिए साइन 60 कॉस 30। ठीक है, 60 30 90 बन गया, ये तरीका होता है। प्लस का मैं प्लस उतार देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 30 और 60 90 बन रहा है, इसका मतलब जितनी साइन 30 की होगी उतनी ही कॉस 60 की होती है। ठीक है, तो साइन 30 कितनी होती है, 1/2 होती है, तो कॉस 60 की भी कितनी होती है, 1/2 ही होती है। बहुत इजी तरीका था, आसान था। अब आते हैं आगे। √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 का 2 में करेंगे तो 4। बहुत इजी है। 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे 4। ठीक है, नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होता है, एलसीएम भी सेम आ जाता है, 4 आ गया, 3 + 1 ऐसे हो जाएगा, बराबर 4/4। 4 से 4 कटेगा, कितना आंसर आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये तो क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि आपका आंसर कितना निकल गया यहाँ पे बच्चों। आपका जो आंसर यहाँ पे निकला 1 निकल गया, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 निकल गया। तो यहाँ पे बच्चों आपके पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी दिक्कत आई आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि मुझे ये समझ नहीं आया, मैं आंसर आपको वहां पे कर दूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, कुछ है नहीं, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। सिर्फ साइन कॉस टेन की याद रखना, बाकी कॉस एक्स सेक कॉट की तो बहुत आसान होती है, याद हो जाती है, उसी का अपोजिट करना होता है। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज पे उतार लीजिए, फिर इसी का मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ। मुझे सीखेंगे, कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके। अब आइए बच्चों, अब हम आते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन पर। वो भी इजी है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। या तो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए tan स्क्वायर 45 है, cos स्क्वायर 30 है और sin स्क्वायर 60 है, और इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर रखा है। आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, tan स्क्वायर 45 का कहने का मतलब क्या है कि tan 45 की जितनी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करो। cos स्क्वायर 30 के कहने का मतलब क्या है, cos 30 की जितनी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करो। sin स्क्वायर 60 कहने का मतलब क्या है, sin 60 की जितनी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। और 2 3 4 जब भी कुछ आगे होगा कोएफिशिएंट, वो यानी कि वो tan 45 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई है या जो भी आगे दे रखा है। ठीक है, इस तरह से। तो 2 आ गया है, तो इसको मैं 2 लिख लेता हूँ। ये किसके साथ होता है, मल्टीप्लाई में होता है, मैंने मल्टीप्लाई लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने बच्चों यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब tan 45 का स्क्वायर मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सॉल्व अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस का प्लस, cos 30 का स्क्वायर यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी, तो √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, √3/2 का क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली ले लेते हैं। 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस का प्लस आ गया। √3/2 का स्क्वायर यानी कि पहले √3 का स्क्वायर होगा, फिर 2 का, यानी a/b का स्क्वायर, a² स्क्वायर। तो a क्या है, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, माइनस का माइनस आ लेंगे, फिर से √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। और कुछ बच्चे अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे,
इसके नीचे 1 लगाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, इतना लेने की जरूरत नहीं है, इतना बच्चों लेने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, देखिए आपको हमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका +3/4 है और ये क्या है -3/4 है, यानी कि ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है। जब भी ऐसे होते हैं तो क्या करो, आप सीधा सीधा काट सकते हो, क्या करो आप सीधा सीधा ऐसे काट सकते हो। काट दिया तो कितना आंसर बचा आपके पास, सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 बचा, यानी कि बच्चों आपका आंसर कितना आया, आपका जो बच्चों आंसर आया वो सिर्फ और सिर्फ 2 आपका आंसर आ गया। यानी कि ये आपका पहले का दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आया बच्चों कितना आया, वो आपका 2 आया। कितना आया, 2 आया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। 10 45 1 का स्क्वायर सीधा, और यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई, मान लो 3 होता तो यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई भी कर देता। ठीक है, इसी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आता है अच्छा क्वेश्चन, थर्ड वाला। थर्ड और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज कर उतार लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके। आइए बच्चों, अब आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बच्चों कि इंपॉर्टेंट, IMP लगा देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं होता कि वो बड़ा क्वेश्चन है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है जब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज दे रखी होती है जो बाकी क्वेश्चंस पे नहीं दे रखी होती, कुछ ट्रिक होती है, या फिर ऐसा एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है जो नहीं लगाया होता और क्वेश्चंस के अंदर, तो वो क्वेश्चन जो क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बाकी ऐसा नहीं वैल्यू डालते जब लंबा क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता। और ऐसे ही क्वेश्चन को करने में मजा आता है जिसके अंदर कुछ नया होता है। ठीक है, आपको कुछ चीजें और जानने को मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में छोटा लग रहा है पर बड़ा क्वेश्चन है, पर मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सिंपल से वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, जो है इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, मतलब आधा इधर आधा इधर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है। ठीक है, cos 45 कितना होता है, सभी को पता है 1/√2 होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दिया मैंने। ओके, sec 30 कितना होता है, सभी को पता है cos 30 का अपोजिट होता है, वो कितना होता है cos 30, √3/2 होता है, तो ये कितना होगा 2/√3 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता बच्चों को होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का प्लस उतार लेता हूँ, उतार दिया। अब cos 30 कितना होता है, sin 30 का cos sin 30 कितना होता है 1/2, तो cos 30 कितना होगा सिर्फ 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा दो, आपकी इच्छा तो मत लगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। इसके बाद मैं आपको आगे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, 1/√2 सेम उतार लेते हैं। क्यों उतार दिया, ताकि पहले नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं। √3 और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, √3 आएगा। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं। √3 और 1 का एलसीएम लूंगा तो √3, और फिर क्या करूंगा, √3 से √3 को डिवाइड करूंगा तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, और 1 का √3 में डिवाइड करूंगा तो √3 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 2 का 1 में करेंगे 2 का √3 में 2√3 और √3, देखो आ जाता है आंसर। लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो ऐसा काम नहीं करना कि गलत हो जाए, कभी कभी गलत भी हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम लो, फिर जो आपका एक पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा फिर उसका उस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। जैसे √3 से √3 डिवाइड किया 1 का मैंने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से √3 को डिवाइड करूं कितना आएगा आंसर, √3 का फिर मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूं। इस तरह से होता है। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए बच्चों, ये क्या बन गया, ABCD बन गया। तो हम जानते हैं जो A होता है और ये D वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और B वाला C के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो मैं इसे कुछ इसी तरह से लिख लेता हूं। तो ये √3 हो गया, और 2 + 2√3 मैंने इसी के नीचे लिख दिया, और 1 के नीचे मैंने √2 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोच रहे होगे कि ये मैंने एक पूरा लाइन क्यों नहीं मारा। मैंने क्या कर दिया, बेसिकली मुझे क्या कुछ आगे भी एक स्टेप बढ़ाना है, इस वजह से मैंने क्या किया। आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हो जैसा आप सोच रहे हो कि 1 का √3 पूरा एक लाइन लिख 1√3 लिख लो, और √2 × 2 + 2√3, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इजी क्वेश्चन है, कोई नहीं। ABCD है तो D वाला ऊपर वाले के साथ चला गया, तो ऊपर वाले के साथ चला गया, और ये B और C आपस में हो गए, B और C आपस में, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहते हो वैसे ही कर दिया। ठीक है, अब बच्चों अब एक स्टेप यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब देखिए 1/√2 है, √3/2 + 2√3 है, तो क्या इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। क्या कर लूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये √3 हो गया, अपॉन 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1 + √3 मेरा अंदर बाकी रह गया। अब चेक कर लो बच्चों, आपने √3 जो 2 कॉमन लिया वो सही लिया या नहीं लिया। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, प्लस का प्लस तोड़ोगे, फिर 2 का √3 में लोगे तो 2√3। क्यों, कभी कभी जब कॉमन लेते तो बच्चे गलती भी कर देते हैं, इसलिए हमेशा चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको आगे कराता हूँ। ठीक है, ये मत देखिए क्वेश्चन बड़ा है, कैसा हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है बच्चों। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1 का √3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, √3
और √2 को 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2√2 जब भी आप √2 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2√2 बन जाएगा, यानी कि ये वाला 2 आगे √2 पीछे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास 2 नंबर है, एक ये वाला एक ये वाला। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो बड़ा कौन सा है 4 बड़ा है ना, तो इसकी वजह से आया ना, तो इसको आगे लिखना पड़ेगा। इसका अभी और आगे बताता हूं मैं कैसे करना है, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया 1 + √3, मैंने ऐसे उतार लिया 1 + √3, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं थोड़ा यहां से हटा देता हूं। देखिए बच्चों, अब मैं कहना क्या चाहता हूं, 1 का √3 में क्या √3 हो गया, √2 और 2 में क्या 2√2 हो गया, और ये 1 + √3 सेम उतार दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा मल्टीप्लाई में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि रूट के अंदर जब भी डिनोमिनेटर होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर हम कभी भी नीचे रूट में नहीं छोड़ सकते, ऊपर रूट में आए, यानी कि न्यूमरेटर रूट में आ रहा है चल जाएगा, पर डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए आंसर में। तो ये तो आ रहा है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यानी कि रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए रेशनलाइज करने से पहले मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी, वो क्या है बच्चों, वही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वही बच्चे गलती करते हैं हमेशा। देखिए बच्चों, ये 1 + √3 दे रखा है, तो आपने कभी सोचा है कि 1 + √3 क्यों लिखा गया, √3 + 1 नहीं लिख सकता क्या? क्या पता √3 + 1 ही लिखा जाए, ये 1 + √3 गलत लिखा हुआ हो, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो उसको एक बार चेक कर लेना। चेक कैसे करना है, जैसे ये लिखा हुआ आपका 1 + √3, आप बताओ ये 1 + √3 लिखूं इसे मैं, या फिर √3 + 1 लिखूं? देखिए चेक कैसे करते हैं, मान लो ये 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो कौन सा बड़ा है इसमें, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 3 बड़ा है। इसका मतलब मुझे इस 3 वाले पार्ट को पहले लिखना पड़ेगा, यानी √3 को मुझे आगे लिखना पड़ेगा, 1 को मुझे पीछे लिखना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों में ध्यान देना पड़ता है, और इसी चीज को बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते और रेशनलाइज कर देते हैं। जब आपने इसी चीज को सही सेट नहीं किया तो रेशनलाइज भी गलत होगा और आंसर भी जाहिर सी बात है गलत ही आएगा। तो इसको बच्चों हमें सही तरीके से कैसे लिखना पड़ेगा, इसको हमें सही तरीके से ऐसे लिखना पड़ेगा कि √3/2√2 ब्रैकेट में √3 + 1। अब ये बच्चों जो आया आपका एकदम सही आ चुका है। अब बच्चों ये क्या है, आपका एकदम सही आ चुका है, यानी कि √3/2√2 ब्रैकेट में √3 + 1। चेक कर लो कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 में कौन बड़ा, 3 बड़ा ना, तो यानी कि √3 पहले लिखा जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कभी भी एक ब्रैकेट हो और रूट में और प्लस हो या माइनस में कोई भी एक नंबर दे रखा हो उसके साथ, तो हमेशा चेक कर लेना पहले उसे कि सही लिखा है कि नहीं लिखा। क्योंकि अगर आपने जल्दीबाजी में अगर रेशनल यहीं से स्टार्ट कर दिया तो आपका आंसर कभी बच्चों सही नहीं आएगा, टाइम भी खराब होगा आपका। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बच्चे से देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके बाद हम रेशनलाइज कर लेंगे। क्यों करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि हम जैसे जानते हैं √3 कभी हम डिनोमिनेटर में आंसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं छोड़ते हैं। तो क्या होगा, ये √3 + 1 हो जाएगा। और जब भी हम रेशनलाइज करते हैं बच्चों, जब भी हम रेशनलाइज करते हैं, किसका करते हैं, रूट वाले पार्ट का करते हैं, और किसके साथ करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए √3 का √3 उतारा मैंने, 2√2 का मैंने 2√2 उतारा, अब ये √3 + 1 सेम उतार दिया। अब जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो मैं इस वाले पार्ट का नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट का करूंगा। और √3 + 1 दे रखा है, तो क्या बनेगा √3 - 1 और √3 - 1। इसी का बच्चों में क्या करूंगा, आपका रेशनलाइज करूंगा। यानी मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट का रेशनलाइज कर दिया। अब अगर आप पूछोगे कि भैया आपने 2√2 का भी क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि 2√2 लिख भी दोगे ना तो 2√2 यहाँ लिखना पड़ेगा, 2√2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। लेकिन इस वाले पार्ट में जब हम करेंगे, प्लस हो तो माइनस बन जाता है, माइनस हो तो प्लस बन जाता है। इस तरह से हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √3 + 1 का ही इसलिए मैंने किया, √3 + 1 हो गया, तो ये √3 - 1 अपन √3 - 1 हो गया। मान लो यहाँ पे √3 - 1 होता तो यहाँ पे √3 + 1 √3 + 1 हो जाता। यानी जब भी आप रेशनलाइज करोगे तो हमेशा अपोजिट साइन के साथ करोगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो सिंपल सा काम रह गया, √3 का √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, फिर माइनस का माइनस, और √3 का 1 में करोगे तो -√3 हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे भी आपको एक चीज अगर नजर आ रही हो तो देखिए, ये कुछ बच्चों आपको ये a + b और a - b नजर आ रहा है क्या, a + b यानी कि a + b a - b। और हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वो a² - b² होता है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अलजेब्रा में, आइडेंटिटी है ये, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने पहले भी आपको बताइए, एग्जाम्पल में भी इस्तेमाल की हुई है ये, ठीक है। ओके, यानी कि a क्या होगा √3, b क्या हो गया 1।
तो यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा आपका आंसर सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, √3 + 1 ब्रैकेट में √3 - 1 सॉल्व करोगे तो ए का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और क्या यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है तो माइनस का माइनस, बी क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, कितना आंसर आया आपका 2 आया। तो बच्चों इसके क्या करोगे आप, इसको साइड में लिख के दिखा दोगे। साइड में कितना लिखोगे, सिर्फ ए प्लस बी और ए माइनस वन में मतलब इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दोगे ना, फिर यहाँ पे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर 2 लिख सकते हो। पर इतना जरूर लिखना, पर इस चीज को जरूर लिख के चलना, ठीक है। ये लिख दो तो और भी अच्छी बात है, ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना आइडेंटिटी यूज किए आपने कैसे डायरेक्ट कर दिया तो टीचर को लगेगा नकल मार के किया है, पर आइडेंटिटी लिख दोगे तो टीचर को लगेगा हाँ बच्चों को आता है। ठीक है, ओके, आप चाहे तो उसको उतार लीजिएगा, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो समझ गए ना, इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा 2 आएगा, और 2√2 मल्टीप्लाई में तो 2√2 × 2 होगा। ठीक है, ओके, ये 2√2 हो गया इंटू, क्योंकि ये वाला पार्ट तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, कितना आंसर निकाला 2 निकाल लिया, ये 2 आ गया, और 2√2 मेरा एज इट इज हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ये हो गया 3 - √3 अपॉन 2√2 और 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पहले इस 2 के साथ हो जाएगा, इस वाले 2 के साथ, तो 2 2 जा 4 और √2 रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4√2 आ गया, 4√2 बच्चों मेरा आंसर आ गया। फिलहाल इतना नहीं आया, अभी और थोड़ा और सॉल्व करना है, थोड़ा सा बस एक स्टेप और है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ। अब देखिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, इस वाले पार्ट के बाद बच्चों मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जैसे कि फिर से रूट आ गया, मैंने जैसे कहा कि रूट में कभी हम आंसर नहीं छोड़ सकते नीचे, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर से मुझे रेशनलाइज बच्चों करना पड़ेगा। लेकिन इस बार मैं किसका करूंगा, सिर्फ √2 का करूंगा, सिर्फ और सिर्फ √2 × √2, क्योंकि मुझे √2 खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये √2 खत्म करना है। आप कहोगे 4 का क्यों नहीं किया यहाँ पे, तो 4 अगर 4 दोनों कर दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कोई फायदा रहेगा नहीं, करो चाहे मत करो। ठीक है, लेकिन हमें √2 का करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब बच्चों को 3 का √2 में करोगे तो 3√2 आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, दिखाई दे रहा है ना आपको। ओके, 3√2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, √3 का √2 में करोगे तो कितना आएगा, √6 आएगा। यानी कि आपको पता है ना कि जब भी दो प्राइम नंबर्स का रूट करते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होकर रूट में ही आ जाता है, तो √3 × √2 यानी कि √6 हो जाएगा। ठीक है, और 4√2 का √2 में करोगे तो क्या होगा, 4√2 का अगर आप बच्चों √2 में करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए ये आपका √2 है, ये भी आपका √2 है, तो पहले तो √2 का √2 में कर लोगे तो 2 आंसर आएगा, फिर 2 का 4 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, कितना 8 आएगा। और बच्चों अब आपका रूट नीचे खत्म हो चुका है, इसका मतलब इतना ही आपका आंसर ये अब आ चुका है, यानी कि ये आपका बच्चों अब कंप्लीट आंसर क्या है, क्या है बच्चों आपका, ये कंप्लीट आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है, कंप्लीट आंसर आ चुका है, कंप्लीट आंसर बच्चों अब आपका ये आ चुका है, 3√2 - 6 √6 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, अपॉन 8, ये आपको बच्चों आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, देखो पहले तो वैल्यू लिखोगे, उसके बाद एक ये वाला स्टेप है कि 1/√2 ABCD, तो ये जो D होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ हो गया, और BC आपस में मल्टीप्लाई होंगे, BC आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, एक यहाँ पे स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कॉमन लेने का, कॉमन ले लिया, और उसके बाद जो एक मेन स्टेप है, स्टार लगा देता हूँ इस पे, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों 1 + √3 को क्या करना पड़ेगा, √3 + 1 लिख के चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर लिया आपने, उसके बाद आप सॉल्व करोगे, इसे कर दिया, यहाँ पे आपने क्या रेशनलाइज किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, प्लस था तो माइनस के साथ किया, सॉल्व किया, जैसे आप यहाँ तक लेके आए √2, फिर एक स्टेप इंपॉर्टेंट आ गया, क्या आपको यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ गया, आपने रेशनलाइज किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों समझ में आया होगा, फिर भी कोई भी दिक्कत आई हो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आंसर तुरंत ही वहां पे कर दूंगा। आप इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैं इसे रब करके एक और ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है, उसमें क्या मतलब डायरेक्ट वैल्यू डालो आंसर आ जाए, करने तो ऐसे क्वेश्चन करो, पेपर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा 2-3 स्टेप होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, रेशनलाइज हो गया, आप पार्ट को चेंज करना हो गया, कॉमन, ठीक है, ये सब चीज में ध्यान देना पड़ता है। तो इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैं इसे रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। आइए बच्चों, अब हम करते हैं फर्स्ट का 4th क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज उतार लेते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है,
प्लस का प्लस उतार लिया, tan 45 कितना होता है 1 होता है, माइनस का माइनस उतार लिया, cos 360 कितना होता है √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं क्योंकि खींची हुई है। sin 30 कितना होता है cos 30 का अपोजिट, cos 30 कितना होता है √3/2, तो कितना होगा 2/√3। यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इजी है। ठीक है, क्योंकि इजी है इसलिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों क्या है इजी है। प्लस का प्लस आ रहा, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2 प्लस प्लस आ रहा, cot 45 कितना होगा tan 45 का अपोजिट, tan 45 1 तो cot 45 भी 1। कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है। 2 और √3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 और √3 का एलसीएम लोगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको इस वाले पार्ट को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। 2 1 और √3 का एलसीएम लोगे तो 2√3 आएगा, फिर 2 से 2√3 डिवाइड करोगे। कहने का मतलब क्या है, इस 2√3 यानी कि जो एलसीएम आया उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा। इस 2 से इस 2√3 डिवाइड करोगे तो 2 तो कट जाएगा, √3 बाकी रह जाएगा। तो जो बचता है उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा। प्लस का प्लस कर लेता हूँ, 1 से 2√3 को डिवाइड करूंगा तो 2√3 ही आएगा, फिर 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3 बन जाएगा। माइनस का माइनस कर लेता हूँ, फिर √3 से इसको डिवाइड करूंगा तो √3 कट जाएगा, 2 बाकी रहेगा, फिर 2 पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब बात है नीचे वाले पार्ट की। ठीक है, अब फिर से √3 2 1 को करेंगे तो एलसीएम लूंगा तो 2√3 आएगा फिर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 2 जा ये 4 बनेगा। प्लस का प्लस उतार लिया, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बाकी रहेगा, √3 से 1 में मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा। प्लस का प्लस उतार लिया, 1 से 2√3 को डिवाइड करूंगा 2√3 और 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक आपका हो गया कंप्लीट। आप देख लो ABCD, यहाँ पे आपका 2√3, ये भी 2√3। जब आपका ये पार्ट सेम है तो कट जाएगा, क्यों एक स्टेप और आगे बढ़ाना, चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, इसको ऊपर लेके जाओगे तभी इससे काटोगे, तो अब यहीं पे काट लो, आपका क्या होगा एक स्टेप कम हो जाएगा और थोड़ी सी जगह भी बन जाएगी। ये तो बच्चों को कट गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे हो क्या, देखना ये √3 है, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, यानी कि ये 1√3 है, ये 2√3 है, यानी कि जब 1√3 और 2√3 ऐड होंगे तो क्या बनेंगे 3√3 बनेंगे। सेम उसी तरह देखिए बच्चों, ये एक √3 है अकेला और ये 2√3 है, तो 2√3 और कुछ नहीं आगे तो 1 है, तो 1√3, ये क्या बनेंगे 3√3, ये भी बन जाएंगे। तो क्या बच्चों मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख सकता कि 1√3 प्लस 2√3 क्या बन गया 3√3 और माइनस का माइनस 4 का 4। ठीक है, सेम उसी तरह 4 का 4 उतार लेता हूं, प्लस का प्लस और √3 और 2√3 क्या बन गए 3√3 बन गए। अब बच्चों इतना आंसर हमारा आता है। इसके बाद 2 स्टेप और बाकी रह गए हैं। आपको सर्कल नहीं लगाना, बस समझ गया कि √3 और 2√3 3√3 हो गया, और ये 1√3 और 2√3 ये 3√3 हो गया, -4 और ये 4 प्लस, -4 4 प्लस ऐसे आ गया। अब बच्चों चेक करो क्या जो मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको पिछले स्टेप में बताया था कि एक ब्रैकेट आ गया और एक पार्ट रूट में आ गया, एक बिना रूट के, एक बिना रूट के, एक रूट में, तो क्या सही लिखा है या आगे पीछे करने की जरूरत पड़ेगी, तो चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए आप क्या करते, जैसे कि मैंने बताया था एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, तो पहले 3√3 का स्क्वायर करोगे, 3√3 का स्क्वायर करोगे और एक जगह 4 का स्क्वायर करोगे, तो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, पहले 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9 इंटू फिर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना होता है 3, तो 9 3 यहाँ तो बना 27 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 27 बड़ा 16 बड़ा 27 बड़ा, 27 किसकी वजह से आया 3√3 की वजह से आया, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा पार्ट सही लिखा हुआ है। अब नीचे वाले को चेक कर लेते हैं, ये क्या है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये है 3√3 मतलब 3√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, अभी निकाला 27। एक बात बताओ 27 बड़ा कि 16 बड़ा, 27 बड़ा, 27 किसकी वजह से आया 3√3 की वजह से आया, उसको तो तुमने पीछे लिखा हुआ है, उसको तुमने पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, पलट के हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, इक्वल्स टू में 3√3 -4 तो सही है अगले, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा 3√3 आगे 4 पीछे, 3√3 + 4। और ये बच्चों देखने में बड़ा मतलब आसान तो है, पर इसका ध्यान देके हमेशा चलना, जब भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को इसका ध्यान देके बच्चों चलना, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे, आपका आंसर
गलत आएगा और कहोगे आंसर गलत क्यों आ रहा है, मैं तो सही कर रहा हूँ। सही तो कर रहे हो, पर एक स्टेप आपने नहीं किया, इसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी भी हम जो रूट वाला पार्ट होता है उसको, यानी कि बड़ा वाला पार्ट होता है उसी को हम आगे लिखते हैं, छोटा वाला पार्ट पीछे लिखते हैं। भले उसके पीछे रूट आए या नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ स्क्वायर देख के चेक करते हैं कि जो बड़ा है उसी को आगे लिख देते हैं, चाहे वो रूट में हो या ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, बस हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट का स्क्वायर करते हैं, जो बड़ा होता है उसी को आगे लिख लेते हैं, यानी जिसका स्क्वायर बड़ा आता है उसी को हम आगे लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या है आपका 3√3 - 4 3√3 + 4। अब फिर से आंसर जो आ रहा है हमारा फिलहाल डिनोमिनेटर में रूट में आ रहा है, रूट हटाना पड़ेगा मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या दे रखा है 3√3 + 4 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा 3√3 - 4 के साथ करूंगा। ठीक है, तो 3√3 - 4 तो ऊपर वाला लिख लिया, 3√3 + 4 ये वाला लिख लिया। जब रेशनलाइज करूंगा तो क्या करूंगा 3√3 - 4 और 3√3 - 4। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आपको बच्चों नजर आ रहा हो, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन रहा, a - b a - b, यानी कि ये तो बन गया a - b 3√3 - 4 ये तो बच्चों a - b का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि जब इंटू इंटू में है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो गया। ठीक है, तो a² + b² - 2ab इसका फॉर्मूला होता है, पता है ना बच्चों आपको। और नीचे देखोगे अगर बच्चों आप तो a + b a - b, तो ये तो बन जाएगा a + b a - b a + b a - b, ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, a² - b²। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों आइडेंटिटी को यूज कर लो। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे कि 3√3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें, इसका इसमें, आंसर तब भी आएगा, क्योंकि 2 चीज कट जाएंगे, आंसर तब भी आएगा। पर इतना लंबा लेके क्यों जाना, फिर इससे क्या होगा, आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको अलजेब्रा में जो आइडेंटिटी होती है उसको इस्तेमाल करना सीख जाओगे, और ये पे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं, इससे तो तरीका आसान हो जाता है और गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बन गई a - b का तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 3√3 - 4 का ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये 4 है, ओके। ये क्या हो गया a + b a - b, तो ये क्या बन गया 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप साइड में लिख के दिखा देना, सिंस a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab a + b a - b, ये हो गया। अब बच्चों से आप सॉल्व कर लीजिए a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, तो ये क्या है 3√3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 27, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। फिर b का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अभी आपने माइनस लगाया, इस वाले को देख के माइनस लगा दिया। फिर 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई b का मल्टीप्लाई, तो 2 × 3√3 × 4, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको, 2 × 3√3 × 4। ठीक है बच्चों, अपॉन में 3√3 का स्क्वायर करूंगा तो 27, माइनस का माइनस, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, कितना आएगा 16 आएगा। अब एक स्टेप बच्चों मुझे आगे सॉल्व करने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, आपने नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, बस थोड़ा सा ही करना चाहता है। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, तो 27 + 16 कितना हो गया 43, तो ये हो गया, माइनस का माइनस वाला लिया। अब 2 × 3√3 × 4, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले 2 का, इस वाले 3 का और इस वाले 4 का, √3 को पीछे रख देते हैं, तो 2 × 6 6 4 24, और √3 पीछे रह गया तो 24 √3 ये हो गया, और अपॉन में 27 - 16 यानी कि 11, यानी कि 7 में 6 गए, 2 में से गए 11। इतना बच्चों आपका आंसर आ गया, क्योंकि आप आंसर जो है डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपका इतना जो है वो आपका आंसर आ चुका है, 43 - 24 √3 अपॉन 11। ये क्या है बच्चों आपका आंसर, क्या है ANS आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, उससे भी आसान क्वेश्चन है, उससे भी आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान हमें एक स्टेप यहाँ पे देना है कि इसको हमें चेक करके पलटना पड़ेगा, स्टार लगा देगा उस पर, उसके बाद हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें तो आपकी इच्छा है तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तब भी आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत, वो आपकी इच्छा है, लगाओ ना लगाओ, पर इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको पलटना ही पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से तो आपने छोटा वाला पार्ट आगे लिखा हुआ है, बड़ा वाला पार्ट पीछे लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आगे स्टेप में हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक तो हम जैसे स्टेप है वैसे लेके आ रहे हैं, लेकिन अगले स्टेप में हमें
पलट दिया इसे, ठीक है, चेक करने के बाद उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछेगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर वहां पे कर दूंगा। तो 4 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो 5th क्वेश्चन है बच्चों वो इजी क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या है, वो आपका बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन जो है बच्चों आपका बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो इजी क्वेश्चन है, उसमें कोई रूट नहीं है, कोई रेशनलाइज नहीं करना, सीधा वैल्यूज आ रखी है। तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। 4 क्वेश्चन कर दिए तो 5 तो आप कर भी लोगे, ठीक है। अब बच्चों कराता हूँ आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 के सेकंड क्वेश्चन के, उसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा था कौन से, एक आम जिंदगी वाला, एक मेंटॉस तरीका, ठीक है। फिर इसे मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों हम करते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, मेंटॉस तरीका और एक आम जिंदगी वाला। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से बताना आपको कौन सा आंसर सही होगा। पहले बता दो आम जिंदगी वाला जो नॉर्मल तरीका, उसके बाद बताऊंगा मेंटॉस तरीका, मजा आएगा, ठीक है। देखिए 2 10 30 दे रखा है, इसका मतलब 2 जो है 10 30 की वैल्यू से मल्टीप्लाई में है तो 2 लिख लिया। 10 30 की वैल्यू 1/√3, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 1 का 1 उतार लिया, प्लस का प्लस उतार लिया। 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 30 की जितनी वैल्यू उसका स्क्वायर, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए 2 1 2 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आपका हो जाएगा √3। अब नीचे 1 का 1 उतार लेता हूँ, प्लस का प्लस, 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 2/√3 सेम उतार लेता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, अब 1 + 1/3 करोगे तो हालांकि आंसर पता है आपको 4/3 आ जाएगा। फिर ही मैं चलो एलसीएम से दिखा देता हूँ। 3 हो गया आपका 1 और 3 का एलसीएम, 1 का 3 से डिवाइड करोगे 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 का इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना का 1, ठीक है। 2/√3 सेम उतार लिया, 3 और 1 4 हो गया, और अपॉन में नीचे कुछ नहीं है तो 3। अब देखियो A B C D आ गया, इसका मतलब ये 3 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 √3 के साथ, यानी कि 2 × 3 अपॉन √3 × 4 क्या आ जाएगा 6/4√3, 6/4√3, यानी कि जब √3 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 4√3, ठीक है। ओके 4 आगे क्यों लिखा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 में कौन बना 16 किसकी वजह से आया 4 की वजह से, इसलिए 4 हमने लिख दिया। अब देखिए बच्चों, अब इसे काट देता हूं यहाँ पे, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, 2 बार में, तो कितना आंसर बना आपका 3/2√3 बना, 3/2√3 बना। लेकिन ये आपका आंसर अभी कंप्लीट नहीं है बच्चों, क्या नहीं है कंप्लीट नहीं है, क्या बना आपका 3/2√3 बना, ठीक है, 3/2√3 बना। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि √3 आप आंसर नीचे छोड़ नहीं सकते, इसलिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 3/2√3 किसके साथ, सिर्फ √3 के साथ, क्योंकि 2 से करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या हो गया 3√3 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा √3 का √3 से करोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों अब इस 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका √3/2, कितना आएगा √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका √3/2 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है, तो आप बिना देखे बता दोगे कि sin 60 की वैल्यू होती है। sin 60 कितनी होती है √3/2 होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 10 30 इसको लिया, 1/√3 सेम उतारा, स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, A B C D बना, और D हो गया A के साथ और B C आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 3 6, √3 के 4 से मल्टीप्लाई 4√3, 2 के टेबल से 3 कट गया और 6 कट गया और 4 कट गया, तो 3/2√3 आ गया, कितना आ गया। पर नीचे √3 नहीं छोड़ सकता मैं, रेशनलाइज करना पड़ेगा मुझे, किया मैंने। फिर √3 3 का √3 के साथ 3√3, 2√3 × √3, तो पहले मैंने रूट वाले मल्टीप्लाई कर दिए, √3 का √3 से करूंगा 3, जो आंसर आया उसका 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 हो गया। अब फिर 3 से 6 2 बार में कट गया, तो √3/2 अब सही है। तो यानी कि ये जो मेरा आंसर है, ये जो मेरा आंसर है, इसकी वैल्यू क्या होती है sin 60 होती है। अब बात जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको मेंटॉस तरीका बताऊंगा, क्या बताऊंगा मेंटॉस तरीका बताऊंगा, तो उसको मैं कहाँ बताऊं, ठीक है, उसको चलो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या है आपका 2 tan थीटा, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है sin 2 थीटा होती है, क्या होती है
साइन 2 थीटा होती है। यानी जब भी आप देखो इस तरह से कुछ पैटर्न देखो 2 tan थीटा एंड थीटा, यानी ये क्या डिग्री है, 0 भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो थीटा थीटा है यानी जो डिग्री है वो सेम है। अगर ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 2 थीटा के बराबर होती है, यानी कि थीटा का दुगना करना होता है। या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ कि साइन थीटा की 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो पूरी की पूरी ये होती है। कभी कभी हमें आगे जब 8.4 हम करेंगे तो हमें कभी कभी इससे ये बनाना पड़ सकता है, इससे ये बनाना पड़ सकता है। और 11th क्लास में जाओगे तो आपको बहुत इस्तेमाल होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, एसएससी वाले बच्चे तो ऐसे देखते हैं, ऐसे उड़ाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपका क्या है 2 tan थीटा, थीटा कितना था आपका 30 डिग्री था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan में यहाँ पे भी 30 हो गया, तो थीटा कितना है 30, 30 दूनी 60, कितना आंसर आ गया साइन 60। सिर्फ 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको समझा है, वरना आप देख लोगे समझ जाओगे तो आप देखते ही टिक लगाओगे। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, थीटा कितना 30, 30 दूनी 60, यहाँ पे मान लो 45 दे रखा होता तो कितना हो जाता साइन 90 हो जाता। क्यों, साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री, 45 इंटू 90, तो ऑप्शन क्या होता साइन 90 होता, साइन 90 करते आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो ये होता है मेंटॉस तरीका, बहुत आसान तरीका होता है, मजा आता है। ये एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा। इससे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री जब भी करो तो फॉर्मूले साइड में एक जगह लिखते जाओ। ठीक है, एक पेज में फॉर्मूले या फिर 1-2 पेज जो ऐसे बना लो जिसमें आपके सारे फॉर्मूलेज रहेंगे, ताकि जब भी पेपर देने जाओगे तो रिवीजन करोगे तो फॉर्मूले आपको दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, अब जिस बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता होगी तो वो तो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन पूरा सॉल्व करके देखा, इतना टाइम थोड़ी ना है। ठीक है, और जो कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करते हैं बच्चों कंपटीशन की, तो सॉल्व नहीं करते, 30 सेकंड से कम है तो आंसर देना होता है, तो सॉल्व कौन करने बैठेगा। जैसे देखा क्वेश्चन साइन 60 टिक लगा आगे बढ़े, ऐसे करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, इसे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। आइए बच्चों देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो सबसे पहले तो बच्चे वही करेंगे, क्या करेंगे, एक आम जिंदगी वाला तरीका वही डाल लेते हैं। तो 1 का 1 था माइनस tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन 1 का 1 था प्लस का प्लस tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 2 ये 0.2 दैट इज 0। आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। हालांकि तो शॉर्ट ही था, हालांकि ये तो शॉर्ट ही था, लेकिन इसका भी जो मेंटोस तरीका होता है वो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है cos 2 थीटा के बराबर, cos 2 थीटा। यानी कि जब भी आप इस पैटर्न में क्वेश्चन देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा आपका सेम होंगे, इनकी एंगल सेम होगा, जैसे यहाँ पे 45 है, तभी ये अप्लाई हो पाते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 2 थीटा के बराबर होती है। यानी कि जितना आपका यहाँ पे एंगल दे रखा होगा उसका दुगना ही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो आपका 45 दे रखा है तो 45 दूनी 90, यानी क्या बन गया cos 90 बन गया, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो आपका आंसर सिर्फ ऐसे ही शॉर्टकट में आ जाएगा। तो जो बच्चे इसी तरह इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप भी ऐसे ही करना, और अगर आपको सॉल्व करने के तो सॉल्व भी करके दिखा देना। ठीक है, ओके। तो हम करते हैं इसका सेकंड या थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी आसान है। आइए बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। क्या पूछा हुआ है, साइन 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, यानी कि a की जो वैल्यू है, यानी कि a की जो वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होगी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाए। तो आप खुद ही समझदार हो, देख के आंसर भी बता दिया होगा क्वेश्चन देखते ही। क्या a की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, और साइन 0 कितना होता है 0, यानी कि साइन 2 इंटू 0 तो क्या बन गया, ये बन गया आपका साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0 होता है। और यहाँ पे देखिए आप, चलो यहाँ पे इक्वल टू लगा लेता हूँ, 2 साइन ए, तो 2 इंटू साइन ए मतलब साइन ए की वैल्यू 0 लेके चल रहे हो, साइन 0 0 होता है, 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो 0 0 बराबर आ गया। इसका मतलब आपका ये आंसर क्या होगा ए। आपने देखे टिक लगा दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, उतार लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ जो कि 4th क्वेश्चन है, ठीक है। आइए बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा आंसर लेंगे सही होगा। तो बच्चों देखिए, इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूँ, एक आम जिंदगी वाला, एक मेंटॉस वाला। देखिए 2 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का स्क्वायर, tan 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको साइकेट का पहला बताया था, तो आप कर लोगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसको मैं आपको HW में देता हूँ, मतलब होमवर्क में देता हूँ, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। क्या HW मतलब कर लीजिएगा, आप कर लोगे, मुझे पता है। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मैं इसका आपको मेंटॉस तरीके बताता हूँ जो कि ज्यादा अच्छा है, मजा आएगा,
ठीक है, क्योंकि तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपने सेकंड का फर्स्ट मैंने आपको कराया था वैसे ही आपको पूरा ये सॉल्व करके जाना है, आगे जाकर आपको रेफरेंस भी करना पड़ेगा, शायद कर लेना, ठीक है। ओके, इजी है, फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ओके, ये क्या है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों इसका भी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बच्चों tan 2 थीटा के बराबर होती है। किसके बराबर, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक मैंने आपको बताया था 2 tan थीटा, जो फर्स्ट वाला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताया था, उसकी वैल्यू sin 2 थीटा होती है। और ये है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू tan 2 थीटा होती है। इसमें बच्चे गलती करके ध्यान रखना, प्लस वाला sin का है और माइनस वाला tan का है, ठीक है। अब देखिए थीटा थीटा कितना है, 30 है, तो ये tan 2 थीटा बन गया, तो tan 2 थीटा मतलब 2 × 30 60, यानी कि बच्चों सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो गया, tan 60 आपका ये सीधा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस क्या याद देखना है, देख लिया 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीधा दिमाग में क्लिक किया tan 2 थीटा, tan 2 थीटा यानी कि थीटा के साथ दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 दूनी 60 यानी tan 60 सीधा आंसर हो गया, tan 60 बन जाएगा। कैसे बनेगा, tan 2 × 30 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा ये tan 2 × 30 60, tan 60 सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलो सारे हो गए। हाँ, अब बच्चों मैं इसका थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, सेकंड के चारों पार्ट हो गए, अब थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज कर उतार लीजिए, मैं इसका थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, आइए बच्चों, अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। हालांकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक एग्जांपल 8 भी है, जिसको भी मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में समझाया था, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल 6, 7, 8 तीनों समझाए थे और बहुत ही आसान तरीके से बताया था। उसको भी मैंने दो तरीके से बताया था, मेंटोस तरीका और एक आम जिंदगी वाला तरीका, ठीक है बच्चों। देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है करने के लिए, तो खैर देखिए, ये जब भी दे रखा है क्वेश्चन क्या है, इफ tan a प्लस b बराबर √3 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3, और कंडीशन भी है साथ के साथ, ये तो कंडीशन है आपकी कि जो भी आप a और b की वैल्यू फाइंड करोगे, जो भी आप a और b की वैल्यू फाइंड करोगे, उसका जो ऐड होगा a प्लस b वो 0 डिग्री से बढ़ाना चाहिए। 90 से छोटा भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, क्योंकि 90 के नीचे उसने इक्वल टू का साइन दे रखा है। क्या कर रखा है, a प्लस बी स्मॉलर देन एन इक्वल टू 90, यानी कि जो a प्लस बी की वैल्यू होगी 0 से डेफिनेटली बड़ी होगी, 90 से छोटी भी हो सकती है, 90 के बराबर भी आ सकती है, पर 90 से ज्यादा नहीं जा सकती। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी आप a और b की वैल्यू निकालोगे उसमें आपकी a ही बड़ी होनी चाहिए, b आपकी छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी वैल्यू डाली और आंसर निकाल दिया, पर ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई नहीं करी, पर आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कैसे करेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3, यानी कि tan की जो वैल्यू √3 में कब होती है, 60 डिग्री पर, tan में जो 1/√3 की वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री पर। इसका मतलब a प्लस बी बराबर बच्चों कितना हो गया, 60 डिग्री, इसे मान लो पहली इक्वेशन, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये होगी बच्चों आपकी दूसरी इक्वेशन। अब चाहूं तो इसे भी मैं दो तरीके से बता सकता हूं, इस वाले, अब यहीं पर भी देखिए, मैंने आपको हालांकि लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी आप कभी भी देखो a प्लस बी या x प्लस वाई बराबर कुछ दे रखा हो, x माइनस वाई या फिर a माइनस बराबर कुछ दे रखा हो, तो आपकी जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, a की वैल्यू या फिर x की वैल्यू जो बच्चों होगी वो क्या होगी, वो आपको क्या करना है, दोनों दे रखे हैं उनको ऐड करके आधा करना है, यानी कि a की वैल्यू बोलूं या फिर x की वैल्यू बोलूं, क्या होगी, इन दोनों को ऐड कीजिए फिर आधा कर दीजिए, 60 30 90 का आधा 45, आपका सीधा सीधा एक की वैल्यू निकल गई। बी के लिए या फिर वाई के लिए क्या होगा, इन दोनों को माइनस कीजिए फिर आधा कीजिए, 60 में से 30 गया 30 बचा, 30 का आधा 15 डिग्री, क्या हो गया 15 डिग्री। ये तो आपका हो जाता शॉर्ट तरीके से, यानी कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, तब तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आता है, तब भी फिर आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देख लीजिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, a प्लस बी यानी कि 45 प्लस 15 60 डिग्री आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है, और 90 से छोटा भी आ रहा है, ये भी ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि a बड़ा होने से b से, तो 45 बड़ा है 15 छोटा है, a बड़ा है 45 b छोटा है 15, इसका मतलब आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, a 45 आ रहा है, b 15 आ रहा है। ये तो मैंने बताया शॉर्ट तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा आम जिंदगी वाला तरीका, नॉर्मल जिंदगी वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, a की वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, b की वैल्यू के लिए दोनों को घटा के आधा करना होता है, ठीक है। अब जो नॉर्मल तरीका होता है वो कैसा होता है, देखिए वो भी कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल तरीका होता है, वो कुछ खास तरीका नहीं होता है बच्चों, ठीक है। देखिए वो कैसे करेंगे, जब भी हम आगे सॉल्व करते हैं, जब भी हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जो सेकंड वाली लाइन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं,
यानी ये प्लस ए है तो क्या बन जाएगा माइनस ए बन जाएगा, ये माइनस बी है तो ये प्लस का बन जाएगा प्लस बी बन जाएगा, और ये माइनस 30 तो ये माइनस जो प्लस 30 था वो माइनस 30 बन जाएगा। अब क्या होगा देखिए, अब एक ये प्लस का हो गया और एक ये माइनस का हो गया तो क्या होगा आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक ये भी प्लस का, अब ये भी बी प्लस का बन चुका है तो प्लस बी यानी कि 2b कितना हो गया 2b हो गया। अब 60 प्लस का 30 माइनस का, 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा बराबर 30 डिग्री बचेगा। चाहे तो यहाँ पर भी काट सकते हो या फिर एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो, 30/2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, आपकी बी की वैल्यू बच्चों आ गई कितनी आ गई 15 आ गई, कितनी 15 आ गई। अब बच्चों आगे देखिए, आगे क्या करना है बच्चों आपको, आगे जैसा बचपन से करते आ रहे हैं, पुट द वैल्यू बी इन इक्वेशन 1 या फिर 2, जिसमें डालना है डाल दो। चलो मैं 1 में डाल देता हूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, शॉर्टकट में इक्वेशन को कैसे लिखते हैं ई क्यू ऊपर है, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूँ। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी बराबर 60 है तो a की वैल्यू मुझे चाहिए, b मैंने 15 निकाल लिया बराबर 60 डिग्री आ गया, तो a की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। बच्चों आपका आंसर ये दोनों आपके आ गए, ठीक है। ए 45 बी 15, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं प्लस कर देता, प्लस होता तो माइनस करता, बस हमें नीचे वाली साइन को जो होते हैं ना उसको चेंज करने हैं, तो उसके साइन को प्लस तो माइनस बना दिया, माइनस तो प्लस बना दिया, प्लस तो माइनस बना दिया, ताकि ये कट जाए, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस ही कर सकता है, और जब भी ऐसा होता है तो एक काटना पड़ता है एक निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब बच्चों इसके ट्रू फॉल्स कराता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो इसे मैं रब करके आगे बढ़ाता हूँ। तो बच्चों अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स पर आते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे सारे के सारे, मैं यहाँ पे बता दे रहा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता दूंगा। देखिए क्या पूछा है पहला कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है क्या ऐसा होता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है। तो आप खुद बताइए, मैं चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ, ए को मैं 45 डिग्री मान लेता हूँ और बी को मैं 15 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, मान लिया मैंने। तो ये क्या बन गया साइन 45 प्लस 15, ठीक है 15 बराबर साइन, क्योंकि ये मैंने 45 माना हुआ है तो 45 डिग्री यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस साइन 15 डिग्री यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी मैंने 15 डिग्री माना है। तो ये कितना बन जाएगा साइन 45 प्लस 15, तो ये तो बन जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री, कितना साइन 60 डिग्री, कितना साइन 60 डिग्री बराबर साइन 45 1/√2 होता है, प्लस इसकी तो वैल्यू आपको नहीं पता होगी, ठीक है। ये कितना हो गया √3/2 बराबर 1/√2 प्लस ये, तो ये कभी बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी कि ये क्या हो गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कभी बराबर नहीं आएंगे, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्या हो गया बच्चों आपका फॉल्स हो गया, यानी कि पहला आंसर जो आपका निकला वो एफ फॉल्स निकला, ठीक है। ओके, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। कहना क्या चाहता है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो क्या साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, हाँ बढ़ती जाती है। कैसे, साइन 0 0, साइन 30 1/2 यानी 0 सब आधा आ चुका है, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, फिर साइन 91, यानी कि जैसे हम थीटा बढ़ाते गए एंगल बढ़ाते गए हमारी साइन की वैल्यू भी बढ़ती चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेकंड है उसका आंसर कितना आएगा, वो है हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। अब थर्ड क्या पूछा हुआ है, थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या कॉस में भी ऐसा ही होता है जैसे साइन में हुआ था कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं कि कॉस की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं ऐसा नहीं होता है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 1/√3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 0 होता है। यानी कि 0 से 90 डिग्री पर जाने पर हमारी वैल्यू कैसे घटती है, 1 से 0 हो जाती है। इसका मतलब थर्ड वाला तो क्या होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला क्या होगा हमारा बच्चों फॉल्स होगा। क्या होगा फॉल्स, ठीक है, थर्ड वाला फॉल्स होगा। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या पूछा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं,
क्या पूछा क्वेश्चन, चलो मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ रब करके। देखिए क्या पूछा हुआ है, फोर्थ का फोर्थ बोला है क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सब सारी टर्म की वैल्यूज के लिए, यानी थीटा चाहे कुछ भी हो ये हमेशा बराबर आएंगे, नहीं आएंगे। क्या आएंगे, नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ थीटा जब 45 होता है तभी ये बराबर आते हैं। वो भी क्यों आते हैं ये मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि a प्लस बी 90 हो जाता है तब जाके ये साइन ए बराबर कॉस बी बना देते हैं, तब ये बराबर होते हैं। यानी साइन अगर 45 है और ये भी 45 है तो 45 45 90, तब जाके साइन ए बराबर कॉस बी होगा। पर ऐसा नहीं कि हमेशा थीटा चाहे कुछ भी रखो, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि साइन 60 बराबर कॉस 60, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों, क्योंकि उसने बोला हुआ है थीटा थीटा, यानी थीटा दोनों को सेम रखना पड़ेगा। 60 60 बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या आंसर होगा, फॉल्स होगा। हाँ अगर वो ऐसा बोलता, ऊपर कंडीशन दे देता कि a प्लस बी 90 होगा तो हमारा ये ट्रू हो जाता, तो हमारा ट्रू होता कि a प्लस बी 90 है तो क्या साइन a और साइन b बराबर होंगे, तो हाँ तो हो जाता। तो फिर थीटा थीटा नहीं लिखता, वो a या b लिखता। ओके ओके, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पर। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, यानी कि क्या पूछा क्वेश्चन ने बोला क्या जो कॉट ए की वैल्यू है, कॉट ए की वैल्यू इसकी जगह मैं 0 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, 0 डिग्री, तो क्या आंसर इसका नॉट डिफाइन बनेगा। तो क्या इसका आंसर बच्चों नॉट डिफाइन बनेगा, ये आपको बताना है। देखिए हम जानते हैं जैसे कि कॉट ए, कॉट यानी कि 0 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि tan 0 क्या होता है, 0 होता है। tan 0 मेरा क्या होता है, tan 0 डिग्री मेरा 0 होता है। इसका जब अपोजिट करता हूं तो 1/0 जो कि मेरी क्या हो जाती है, कॉट बन जाती है, क्योंकि tan का अपोजिट ही कॉट होता है। तो ये तो 0/1 हो गया, तो 0 आ गया। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, किसी के भी नीचे अगर 0 आ जाता है नॉट डिफाइंड बन जाता है। एक्चुअली हम करते कैसे हैं, देखो जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको एक ऊपर नहीं है तो नीचे एक 1 लगा के उसको अपोजिट हम लोग दूसरे का टेंजेंट बना देते हैं। जैसे कि साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाता है तो 2/1, तो 2/1 दैट इज 2 होता है, ये तो होता है। उसी तरह tan 0 क्या होता है, 0, तो कुछ नहीं नीचे तो 1 लगा के, तो ये क्या बन गया 0/1, तो 0/1 तो 0 ही होता है। पर इसका अपोजिट जो होगा वो कॉट हो जाएगा, यानी कि 1/0 कॉट होता है, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। किसी के नीचे 0 आ गया मतलब वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं आपको इसी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दूंगा। मैंने करा दी, दोनों तरीके से बताइए, एक मेंटॉस तरीका जो कि है शॉर्ट तरीका, एक है आम जिंदगी जो नॉर्मल तरीका होता है। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सिर्फ एक पहले का मैंने 5 क्वेश्चन आपको फिर जो है होमवर्क के लिए दिया, मतलब प्रैक्टिस के लिए दिया, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएंगे। कोई भी दिक्कत आई आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आंसर वहां पे कर दूंगा। और बच्चों यहाँ पे हमारी 8.2 कंप्लीट होती है, 8.3 आपकी कटवा दी गई है सिलेबस से, तो आपकी 8.3 नहीं आएगी, लेकिन उसके जो फॉर्मुलेज हैं और एग्जाम्पल वो आपको मैं समझा दूंगा, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बन जाए और आपको 8.4 के एग्जाम्पल्स और एक्सेस करने में हेल्प हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।